हेलो एंड गुड इवनिंग सभी स्टूडेंट्स को। आप सभी का हमारे ईटी एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो करंट अफेयर्स की जो हमारी सीरीज़ चल रही है, अभी कुछ दिनों से ब्रेक हो गया था वो, लेकिन बिल्कुल नहीं घबराना है। डे 50 तक का जो हमने टारगेट लिया उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो आज हमारा डे 32 है। तो आइए इसको देखते हैं कि डे 32 में हम क्या क्या नए फैक्ट्स लेके आए हैं। तो सबसे पहले आप देखना, सबसे पहले मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए प्रोजेक्ट टाइगर। तो प्रोजेक्ट टाइगर को देखिएगा ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा चर्चा में है, क्योंकि आप देखोगे कि नाम्बिया से, साउथ अफ्रीका से जो चीते लाए गए हैं उसमें से चीतों की मृत्यु हो रही है। तो काफ़ी ज़्यादा ये जो है हाईलाइट हो रहा है। तो ये जो प्रोजेक्ट चीता है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है इस लिहाज से। तो प्रोजेक्ट चीता जो है वो कब प्रारंभ किया गया था भारत में? तो वो प्रारंभ किया गया था 1952 में। कब? 1952 में। अब देखिए इस प्रोजेक्ट के तहत, किस प्रोजेक्ट के तहत? तो प्रोजेक्ट चीता के तहत नाम्बिया से ना 8 अफ्रीकी चीते को भारत लेके आया गया है। कितना? तो 8। अब देखिए इसके बाद, और इन चीतों को लाके कहाँ रखा गया है? तो इन चीतों को लाकर कूनो नेशनल पार्क जो है, जो कि एमपी में है, एकदम रट लीजिएगा इसको क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। कूनो नेशनल पार्क में नाम्बिया से जो 8 टाइगर लाए गए हैं, अफ्रीकी चीता लाए गए हैं, उसको कहाँ रखा गया है? तो उसको कूनो नेशनल पार्क में रखा गया है, जो कि मध्य प्रदेश में है। अब ये जो 8 वो लेके आए हैं ना, इसमें से 8 में जो 5 है वो फीमेल है, ठीक है, और जो 3 है वो क्या है? मेल है। देन उसके बाद साउथ अफ्रीका से कितने चीते लेके भारत आए हैं? तो 12 चीतों को लेकर भारत आए हैं। कौन? तो भारत जो है वो नाम्बिया से 8 चीता लेके भारत आया है और साउथ अफ्रीका से 12 चीता को लेके भारत आया है। और ये दोनों चीता को जो वो लेकर आए हैं, इसको मध्य प्रदेश में जो स्थित है कूनो नेशनल पार्क, उसमें इन्होंने इसको शिफ्ट किया है और इसमें से चीतों की मृत्यु भी हो गई है। अब ये जो है ना प्रोजेक्ट टाइगर, ये विश्व की पहली अंतर महाद्वीपीय चीता पुनर्वास परियोजना है। ठीक है, पहली है विश्व की ये परियोजना, अंतर्वास परियोजना। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप समझिए छोटे से फैक्ट से अगर आपका एक क्वेश्चन भी एग्जाम में आ गया, अगर आपने उसको बना दिया तो आपको कितना सेटिस्फेक्शन होगा कि हमने बस छोटा सा पढ़ के ना एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब आइए आते हैं हम अपने करंट अफेयर्स पे। ठीक है, टॉप 20 करंट अफेयर्स जो उस पे आते हैं। बिहार की स्मार्ट प्रीपेड योजना। अब देखो, जो लोग बोलते हैं ना कि यार बिहार कैसा है, क्या है, ये है, दिस दैट, बहुत बिहार के बारे में बोलते हैं, उनको ना बिहार की उपलब्धि को भी देखना चाहिए। अगर नहीं देख पाते ना वो, तो प्लीज़ आपके सामने कोई बोलते तो आप उनको काउंट करवाइए। ठीक है, मानते हैं कि अभी हमारे बिहार स्टेट में बहुत कुछ करना बाकी है, बट ऐसा भी नहीं है कि इसने कुछ किया ही नहीं है। जो लोग इसको इतना भला बुरा कहते रहते हैं बिहार स्टेट को, आप पॉलिटिशियन को बिहार स्टेट से क्यों कनेक्ट करते हो? ठीक है, आप इसको एज अ स्टेट देखिए ना। इंडिया की हिस्ट्री से ना अगर बिहार की हिस्ट्री को आप निकाल दोगे ना तो बहुत अधूरा सा हो जाएगा इंडिया का हिस्ट्री। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है बिहार। ठीक है, और आप देखो 2000 में वो ब्रेक डाउन हो गया। कितनी बार बिहार जो है वो टूटा है। लास्ट 2000 में टूटा तो इसका जो भी खनिज संपदा था वो भी चला गया झारखंड में। उसके बाद भी खुद को रिकवर कर रहा है, तो ये अचीवमेंट ही है। जैसे कि बिहार का आपने देखा था, मैंने आपको पढ़ाया था कि क्या बोलते हैं, साइकिल जो परियोजना है यहाँ का, उसको अफ्रीकी देशों के द्वारा अपनाया गया है। यूएनओ ने भी इसको 15 देशों में लागू किया। ठीक है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि साइकिल योजना जो है बिहार की, उसको अभी हाल में ही किस देश ने अपने देश में अपनाया है। अब देखो, बिहार गवर्नमेंट ने ना स्मार्ट प्रीपेड योजना लेके आई थी वो। ठीक है, बिजली के लिए, बिजली की स्मार्ट प्रीपेड योजना, तो ये काफ़ी सफल भी हुआ हमारे बिहार में। हमारे बिहार गवर्नमेंट ने रखा है, एम गोल रखा है कि हम 2025 तक इसको क्या करेंगे, सभी घर में इसको लगा देंगे स्मार्ट प्रीपेड परियोजना को। बट अब देखो, कुछ स्टेट्स ने देखा कि बिहार सरकार ये बहुत अच्छा काम कर रही है, बिहार स्टेट में ये बहुत अच्छा काम हो रहा है, इसे हमें भी अडॉप्ट करना चाहिए। तो आपका जो पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है और झारखंड, इस 3 स्टेट ने बिहार की जो बिजली स्मार्ट प्रीपेड योजना है उसको क्या किया है, अडॉप्ट करके अपने भी राज्य में लागू करने की बात कही है। तो कौन कौन से 3 स्टेट है? तो पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है और झारखंड है। देन उसके बाद हम देखेंगे कि भगवान विष्णु की 7वीं सदी की दुर्लभ मूर्ति मिली है। तो ये जो भगवान विष्णु की 7वीं सदी की दुर्लभ मूर्ति मिली है ना, ये कहाँ से मिला है? तो ये नवादा से मिला है। और ये जो है ये 7वीं सदी के, ऐसा इतिहासकारों मतलब रिसर्चर जो थे जिन्होंने इस मूर्ति का पता लगाया, तो वो बताते हैं ना कि लगभग 7वीं सदी की मूर्ति है।
कौन सी, जो नवादा से मिला है विष्णु की मूर्ति। 9वीं 10वीं में पढ़ाई छोड़ने वाला सर्वाधिक बच्चा कहाँ का है, तो बिहार का है। देख लीजिए क्या कंडीशन है इसमें। लेकिन साथ में ये भी चीज़ एक अच्छी बात है कि आप बिहार के रेफरेंस में ही देखोगे ना कि बिहार का एक अरवल और सिवान, आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ठीक है, बिहार का अरवल और सिवान जहाँ पे सरकारी स्कूल और निजी स्कूल दोनों में 100% बच्चे जो है वो उनकी क्या बोलते हैं, उनका प्रेजेंस है, वो जाते हैं स्कूल। ठीक है, अरवल और सिवान ये 2 जिला है। लेकिन अगर ड्रॉप आउट के मामले में देखो तो इंडिविजुअल 9th और 10th क्लास में, तो इसमें ड्रॉप आउट के मामले में बिहार के बच्चे सर्वाधिक है। अगर इनका परसेंटेज देखोगे आप तो कितना परसेंटेज है, 20.6% जो है बिहार की ड्रॉप रेट है। ठीक है, किसका, तो क्लास 9th और 10th का। यही नेशनल लेवल पे देखोगे, राष्ट्रीय स्तर पे तो 12.6 है। मतलब कि अगर नेशनल लेवल पे आप देखिएगा कि 9th 10th क्लास में ड्रॉप आउट का रेट कितना है, तो वो 12.6 है। बट अगर आप बिहार के रेफरेंस में देखोगे तो बिहार में ना सर्वाधिक बच्चे 9th 10th के जो है वो ड्रॉप आउट कर जाते हैं। कितने परसेंटेज, तो 20.6%। ये देखिए एशियन सैम्बो प्रतियोगिता हुआ है। ठीक है, एशियन सैम्बो प्रतियोगिता जो है ये कहाँ पर आयोजित हुआ है, तो ये कजाकिस्तान में आयोजित हुआ है। और इसमें हमारे बिहार के 2 खिलाड़ी जो है उन्होंने, एक ने कांस्य पदक लिया है और एक ने रजत पदक लिया है। तो आइए दोनों का नाम हम देख लेते हैं कि कौन कौन है। तो रजत पदक पाने वाले जो है वो भोरिक सिंह है। ठीक है, ये मेल है भोरिक सिंह जो है, जिन्होंने सिल्वर मेडल लिया है। कहाँ के हैं ये, बिहार के हैं। एशियन सैम्बो प्रतियोगिता में, जिसका आयोजन कहाँ पे हुआ था, तो कजाकिस्तान में हुआ था। और महिला जिनका नाम अभिलाषा है, उन्होंने कांस्य पदक दिलवाया है भारत को, जो कि कहाँ की है, तो बिहार की है। उसके बाद है कि बिहार में 2 नए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा। ठीक है, तो बिहार में जो 2 नए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनने की बात की जा रही है, एक जो बनेगा वो बनेगा गया में। तो गया में जो ये बना रहे हैं ना, वो बिना पानी के मोटे अनाज की खेती के लिए बना रहे हैं। ठीक है, मतलब बिना पानी नहीं, कम पानी के लिए, ठीक है, मोटे अनाज की खेती के लिए ये एक जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना रहे हैं। कहाँ पे, तो गया में। दूसरा कहाँ बना रहे हैं, तो वैशाली में बना रहे हैं। किस चीज़ के लिए, तो पानी की खेती, पानी नहीं, पान की खेती के लिए। ठीक है, जो लोग भी क्लास के बाद क्लास देखेंगे वो इस सबको करेक्ट कर लेंगे। पान की खेती के लिए वैशाली में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो खोला जा रहा है, और गया में कम पानी में मोटे अनाज की खेती के लिए। अब देखिए कुषाण कालीन मूर्ति मिली हमें। तो कुषाण कालीन मूर्ति जो है वो कहाँ से मिला है, तो कुषाण कालीन मूर्ति जो है वो गया जिले में, गया जो है वहाँ पे तपोवन से जो है हमें कृष्ण कुषाण कालीन मूर्तियाँ मिली हैं। मैं बार बार आप लोग को याद दिलवा दूँ कि आप लोग इस बार एंशिएंट हिस्ट्री में 2 टॉपिक एकदम रट के जाइएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चंस रहेंगे। एक कुषाण काल है आपका, ठीक है, कुषाण देख लेना, और दूसरा आप चोल साम्राज्य देख लेना, क्योंकि ये दोनों जो है वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहे हैं। तो क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, उनका पूछने का तरीका ये होता है, जो चर्चा में रहता है उसी को स्टैटिक्स से करेक्ट करके वो क्वेश्चंस पूछते हैं। और पॉलिटी में आपका निर्वाचन आयोग चर्चा में है, तो उसको देखिएगा अच्छे से। तो ये जो कुषाण कालीन है, ये काले पत्थर की विष्णु गणेश आदि की मूर्ति जो है वो हमें गया से प्राप्त हुआ है। उसके बाद राष्ट्रीय अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप, जो ये है ना राष्ट्रीय अंडर 17 कुश्ती, इसमें ना रजत पदक दिलवाई है हमारी बिहार की बेगूसराय की रहने वाली निर्जला ने। निर्जला जो है उन्होंने मुक्केबाजी में, किसमें, अंडर 17 कुश्ती में, ठीक है, वही हुआ। तो उसमें उन्होंने क्या किया है, तो रजत पदक दिलवाया है बिहार को। कहाँ की रहने वाली है ये, तो बेगूसराय की रहने वाली है। अब देखो यही क्वेश्चन मैंने आप लोगों से कल शॉर्ट्स में पूछा था कि मनरेगा जो है, मनरेगा में वर्ष 2022-23 में बिहार का प्रदर्शन कैसा रहा। तो अगर आप ओवरऑल बिहार का प्रदर्शन देखिएगा तो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किया है जमुई ने, और सबसे एकदम घटिया प्रदर्शन किया है, मतलब कि सबसे बेकार प्रदर्शन किसका है, तो वो है खगड़िया का, जहाँ से गरीब कल्याण योजना जो है वो प्रारंभ किया गया था। पूछा गया था 67 में एक क्वेश्चन। अब है स्वच्छता अभियान। स्वच्छता अभियान को देखिएगा तो बेहतर संचालन के लिए, मतलब स्वच्छता का बेहतर इम्प्लीमेंटेशन के लिए अगर देश में आप देखोगे तो प्रथम स्थान किसको मिला है, तो ये मिला है कर्नाटका को।
ठीक है। स्वच्छता अभियान के इम्प्लीमेंटेशन के लिए, बेहतर संचालन के लिए अच्छा सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जो है वो प्रथम स्थान पे कौन है, तो कर्नाटक है। इसमें हमारा बिहार भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। बिहार किस नंबर पे है, तो ये 2nd नंबर पे है। तो इसको याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में आप देखोगे कि वो क्वेश्चंस कम पूछते हैं जिसमें बिहार हमारा नीचे रैंकिंग में है, लेकिन जहाँ पे ऊपर उसका रहता है, अच्छा प्रदर्शन किए रहता है, उपलब्धि होती है, तो वहाँ से वो क्वेश्चंस पूछते हैं। विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग कहाँ बनने जा रहा है ये, तो पूर्वी चंपारण के कैथवलिया में जो है विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग बनने जा रहा है। और ये जो है ना, इसका उद्घाटन 2024 में हुआ। ये विश्व का सबसे ऊंचा शिवलिंग है, तो इसको याद रखिएगा। सबसे बड़ा शिवलिंग कहाँ बनने जा रहा है, तो कैथवलिया में, जो कि कहाँ पे अवस्थित है, तो पूर्वी चंपारण में। नेक्स्ट है कि हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा सम्मानित, किससे सम्मानित किया गया है हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा, तो ये सम्मानित किया गया है मधुबाला सिन्हा को। किस लिए किया गया है इनको, तो उनकी साहित्यिक रचनाओं के लिए। अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि ये बिहार से संबंध है इनका। कहाँ की है मधुबाला जी, तो वो पश्चिम चंपारण की है। जिनको क्या मिला है, तो उनके साहित्यिक रचनाओं के लिए हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के द्वारा उनको सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे ध्यानचंद खेल अवार्ड। ठीक है, तो ये जो ध्यानचंद खेल अवार्ड है ये किसको मिला है, तो प्रमोद भगत को मिला है, जो कि बिहार के स्वर्ण पदक विजेता है। राष्ट्रपति महोदया जो है द्रौपदी मुर्मू के द्वारा प्रमोद भगत को, जो कि जो गोल्ड विनर है, उनको क्या मिला है, तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप, ये क्या है ना, अंडर 16 वर्ग में होता है। ठीक है, मतलब अंडर 16 जो होता है ना, 17 देखते हो, अंडर 18 देखते हो, तो अंडर 16 वाला जो है ना, उसमें क्या आयोजित हुआ है, तो वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप। इसमें पल्लवी राज जो है, जो कि बिहार की है, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, तो गोल्ड मेडल किसने जीता है वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में, तो पल्लवी राज ने, जो कि कहाँ की है, तो बिहार की है। और इन्होंने बिहार को क्या किया है, तो गोल्ड मेडल दिलवाया है अंडर 16 में। सोने का हाथ पुस्तक, ये जो पुस्तक है ना सोने का हाथ, इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो राजवर्धन है। राजवर्धन जो है वो सोने के हाथ पुस्तक नामक पुस्तक के क्या है, तो रचयिता है। अब इसका विमोचन किसके द्वारा किया गया है इस पुस्तक का, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। और ये पुस्तक किस पे बेस्ड है, तो चिकित्सक जो होते हैं ना, डॉक्टर जो होते हैं, उनकी जो रूटीन है, दिनचर्या है, जो डेली लाइफ है, उससे ही निकला हुआ एक संग्रह है। क्या, तो सोने का हाथ, जिसके लेखक कौन है, जिसके लेखक है राजवर्धन। नेक्स्ट है कि पर्यटन मंत्रालय की रिपोर्ट। अगर हम पर्यटन मंत्रालय की रिपोर्ट देखें तो इसके अकॉर्डिंग विदेशी पर्यटकों के आने के मामले में बिहार का स्थान 9वां है। मतलब कि अगर विदेशी पर्यटक हमारे यहाँ आते हैं तो उसके क्रम में हमारा कौन सा रैंकिंग है, तो हम 9th रैंकिंग पे हैं। और सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटक कहाँ आते हैं, तो वो आते हैं महाराष्ट्र में। कहाँ आते हैं, तो महाराष्ट्र में आ रहे हैं सर्वाधिक विदेशी पर्यटक। घरेलू हिंसा के मामले में देखोगे तो घरेलू हिंसा जो है सबसे पहले जारी कौन करता है, तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की देखरेख में जो है घरेलू हिंसा जो है वो उस पर रिपोर्ट जो है वो निकाली जाती है। स्वास्थ्य सर्वेक्षण जो होता है ना, वो निकाला जाता है। तो घरेलू हिंसा की रिपोर्ट में देखोगे बिहार का स्थान, तो हमारे बिहार का जो स्थान है महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा में, वो स्थान है आई थिंक, ये थोड़ा सा मुझे कुछ एरर लग रहा है। ठीक है, ठीक है, प्रथम सबसे ज़्यादा तो घरेलू हिंसा तो कर्नाटक में होता है, लेकिन हमारे बिहार का जो स्थान है वो 2nd नहीं है। ये थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो गया है, मैं इसको आपको देख के बता दूंगी। ठीक है, सबसे कम लेकिन घरेलू हिंसा कहाँ होता है, तो वो होता है लक्षद्वीप, जो कि कितना परसेंट है, 2.1% है। मतलब सबसे कम घरेलू हिंसा कहाँ होता है, तो सबसे कम जो घरेलू हिंसा है वो कहाँ होता है, तो लक्षद्वीप में होता है। देन देखिए सोनकंटी गौरैया, ये काफ़ी ज़्यादा, ये जो है ना अभी दिखी थी, कहाँ पे दिखी थी, तो मुंगेर में ना
भीम बांध है वहाँ पे सोनकंठी गौरैया जो है वो देखने को मिला। अब आप सोच रहे हो कि इतना क्या है, चिड़िया तो ये देखने को मिल गया तो क्या प्रॉब्लम हो गया। अब ये दुर्लभ प्रजाति की ये चिड़िया है, ठीक है, सोनकंठी गौरैया। तो अब ये दिख गई है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है। तो ये कहाँ दिखी है, तो मुंगेर में भीम बांध जो है वहाँ पर दिखा है। अब देखो स्टैटिक्स पार्ट भी बन गया आपका कि भीम बांध जो है वो बिहार में कहाँ अवस्थित है, तो मुंगेर में अवस्थित है। नेक्स्ट है ग्लोबल सिकल ट्रेनर अवार्ड 2022। सिकल नहीं, स्किल है। ग्लोबल स्किल ट्रेनर अवार्ड 2022 किसे प्राप्त किया गया है, तो डॉक्टर बीरबल झा को जो है स्किल ट्रेनर अवार्ड दिया गया है। ठीक है, इसको ऐसे कनेक्ट करके याद रख सकते हो कि अकबर के टाइम पे बीरबल काफ़ी ज़्यादा विद्वान था। मतलब बीरबल आप देखो उसके पास हर एक क्वेश्चन का आंसर रहता था, मतलब स्किल था उसके पास अच्छा। तो स्किल वाला किसको मिल गया है अवार्ड इस बार, तो बीरबल को मिल गया है। ये कहाँ के हैं, तो ये मधुबनी के हैं। किसके द्वारा मिला है इनको ये अवार्ड, तो केंद्रीय नागरिक उड्डयन और जो सड़क परिवहन मंत्री है उनके द्वारा बीरबल झा को क्या है, तो ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कि वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम जो है 2022, यह अधिनियम जो है वो 1 अप्रैल 2023 से लागू हो चुका है। ठीक है, जो आपको जो संशोधन किया गया है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में, उसको कब से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, तो 1 अप्रैल 2023 से। और इसके तहत 1972 के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में संशोधन किया गया। तो एक प्रश्न क्या है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो 1972 में, बट अभी इसमें अमेंडमेंट किया गया है। और इस अमेंडमेंट को करके इसको कब इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, मतलब कब से लागू किया जा रहा है, तो 1 अप्रैल 2023 से। अब देखिएगा कि फिट फॉर 55 योजना, ये कैसी योजना है, तो ये जो है सबसे पहले हम देखेंगे कि फिट फॉर 55 जो है ये यूरोपीय संघ के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया। और क्यों स्टार्ट किया गया है, तो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए यूरोपीय यूनियन ने जो है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट को कम करने के लिए फिट फॉर 55 जो है वो कार्यक्रम लेके आई है। और उद्देश्य क्या है कि 2023 तक शुद्ध ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम से कम 55% तक करना है। ठीक है, लक्ष्य क्या रखा है इन्होंने कि ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है उसको कम करके 55% तक हम लेके आएंगे। कब तक, तो 2023 तक। ठीक है, तो ये था आपका आज का कंटेंट। ठीक है, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। जैसा भी आपको लगे कमेंट करके बताइए। बस हम डे 32 तक पहुंच चुके हैं, 18 दिन हमें और सफ़र तय करना है, फिर 50 डेज़ वाला। आप लोग एकदम इसको कंप्लीट करके ही जाना, देखना बहुत अच्छा आपको कॉन्फिडेंस एक लगेगा। और बाकी मैं आपको बोलती हूँ ना कि कोई एक मंथली मैगजीन जो है वो पकड़ लो, 1 साल वाला, 6 महीने वाला। ठीक है, और उससे क्या होगा ना, आपको थॉरो रिवीजन हो जाएगा। ये तो आपने कर ही लिया कंप्लीट, तो आपको पता चलेगा अच्छा सब जगह तो सेम चीज़ ही मिल रही है। तो ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के सभी को बाय, गुड नाइट, थैंक यू।